करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। पहला प्रश्न है भाई, भारत का 1973 में बनाया गया राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु 1973 में किसी को बनाया गया, वो कौन सा है और कौन से एक्ट के द्वारा उसको बनाया गया? तो मेरे भाई सही आंसर रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा, जिसे हम बाघ कहते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है और 1973 में इसको बनाया गया था और 1973 में ही बाघ प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये बहुत अच्छे से हमने आपको बताया था कि भाई जब भी आपका जब टाइगर प्रोजेक्ट वाला प्रश्न आया तो हमने बताया 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट और 1992 में हाथी प्रोजेक्ट, ये दोनों हमने आपको बार बार बताया था। आज आपसे टाइगर प्रोजेक्ट पूछ लिया है, आगे आपसे हाथी प्रोजेक्ट पूछा जाएगा। बाकी शेर तो आप जानते हैं, हाथी 1992 बता दिया। संगाई हिरण कहां पर पाया जाता है बताया ना आपको, जो लोकटक झील है मणिपुर में, वहां पर संगाई हिरण पाया जाता है। इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, ठीक है ना। आइए डिटेल देख लीजिए। 1973 में बनाया गया भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। बाघ को अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, जिससे इसका संरक्षण हो सके, ठीक है। इसकी ताकत, चपलता और अपार शक्ति के कारण इसे यह गौरव प्राप्त हुआ है। 1973 से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था ना वो शेर था, ठीक है। 1973 से पहले क्या था? शेर था। लेकिन शेर तो भाई जैसा था वैसा था ही, लेकिन बाघ को इन लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि बाघ का बहुत ज्यादा शिकार हो रहा था। जितने भी राजा महाराजा थे वो बाघ का शिकार कर लेते थे और कहते थे हमने शेर मार दिया, हमने शेर मार दिया, ठीक है ना। तो 1973 में इसको राष्ट्रीय पशु बना दिया गया और फिर इसको इतना संरक्षण मिल गया कि अगर कोई बाघ का शिकार करता है, यानी कि उसने राष्ट्रीय पशु का शिकार किया है, इसका मतलब उसको सजा बहुत तगड़ी होने वाली है, ठीक है ना। तो उससे आज बाघ इतने बचे हुए हैं, नहीं तो बाघ भी विलुप्त हो चुके होते। और किसको टाइगर स्टेट कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, किस स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये कहां पर स्थित है? तो ये भी अपने जो एमपीजी के वाली 500 वाली और टॉप 100 वाली पीडीएफ है उसमें भी ये दिया गया है। सारे जलप्रपात हमने अलग से कराए हैं, उसमें सहस्त्रधारा के बारे में हमने बताया था आपको। ये सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वो महेश्वर में स्थित है, ठीक है। कहां पर? महेश्वर में। आइए डिटेल आपको बता देते हैं। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर महेश्वर, जो जिला खरगोन में आता है, नर्मदा नदी पर स्थित एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है। यहाँ नर्मदा नदी चट्टानों के बीच से बहती है, जिससे पानी हजारों धाराओं में बढ़ जाता है। सहस्त्रधारा का अर्थ ही हजार धारा है। ऐसा क्या होता है कि ऐसे यहाँ से नर्मदा आ रही है, ठीक है। जैसे ही महेश्वर प्रदेश प्रवेश करेगी वैसे यहाँ पर इसको बहुत सारी चट्टानें मिल जाती हैं, ठीक है। तो चट्टानों से टकरा करके इसका पानी एक दिशा नहीं होता है, बल्कि ये अलग अलग दिशाओं में फैलने लगता है, ऐसे 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 फैलने लगता है, ठीक है। तो ये हजार दिशाओं में फैल जाता है, मतलब हजार इसकी धाराएं बन जाती हैं। इस वजह से इसको सहस्त्रधारा जलप्रपात कहते हैं। चलिए, तो सहस्त्रधारा का शाब्दिक अर्थ है हजार धाराएं। जब नर्मदा नदी का पानी चट्टानों के बीच से गुजरता है तो कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाता है। धूप पड़ने पर यह पानी चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको हम सहस्त्रधारा जलप्रपात कहते हैं। महेश्वर में स्थित है, घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है। चलिए, लो भैया अपने लेखक वाली पीडीएफ से प्रश्न आ गया आज, ठीक है। लेखक पूछने शुरू कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के लेखक वाली पीडीएफ पढ़ के जाना। देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे शाजापुर से। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो शाजापुर जिले से संबंधित है। जितने भी लेखक हमने कराए हैं वो कहां से संबंधित है, कौन कौन सी रचनाएं हैं, वो सब हमने आपको कराया है, ठीक है। टॉप 100 एमसीक्यू में। चलिए देख लीजिए। तो प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, हिंदी के ओजस्वी कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के भयाना गांव में हुआ था। उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। देखिए, जन्म हुआ इनका 8 सितंबर 1897। कार्यक्षेत्र शाजापुर के अलावा उन्होंने कानपुर उत्तर प्रदेश को भी अपनी कर्म भूमि बनाया और प्रताप व आभा जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया? प्रताप और प्रभा जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लीजिए। तो कुमकुम हो गया, रश्मि रेखा हो गया, अपलक हो गया, क्वासी और उर्मिला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सम्मान कौन कौन से मिले हैं? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनका जो है सम्मान भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेला कहां पर नहीं लगता है पूछा गया था, ठीक है। कहां पर नहीं लगता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, सही आंसर बनारस हो जाएगा। बनारस में कुंभ मेला नहीं लगता है। प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, लेकिन बनारस में नहीं लगता मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो उज्जैन हरिद्वार और कहां पर? उज्जैन हरिद्वार नासिक, ये और उज्जैन हरिद्वार नासिक इन जगह पर लगता है, बनारस में नहीं लगता है। क्या बताएंगे उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो उज्जैन में जो है क्षिप्रा नदी के किनारे ये जो है मेला लगता है और इसको हम सिंगस्त महाकुंभ कहते हैं, जो 2027 में आने वाला है। उसी के चक्कर में आपकी एमपी पुलिस की और एमपी कांस्टेबल, एमपी होमगार्ड इन सबकी वैकेंसी आ रही है, ठीक है, सिंगस्त के चक्कर में ही। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब कहते हैं उसको गांव की भाषा में, हिल्ले लग पाए तो बताएं हिल्ले लग पाए भर्ती तो बताएं, ठीक है ना। आ तो रही हैं ठीक है मेरे भाई। चलिए, T20 वर्ल्ड कप का जो है ब्रांड एम्बेसडर 2026 वाला किसको बनाया गया था? तो रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। देखिए, तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर भारत के पूर्व कप्तान और 2024 T20 वर्ल्ड कप विजेता रोहित शर्मा को बनाया गया। इस बात की घोषणा आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के द्वारा की गई। तो दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी। पहली बात, 2024 में भारत ने जीता था वर्ल्ड कप, किसकी कप्तानी में? रोहित शर्मा की कप्तानी में। दूसरी बात, भारत मतलब आईसीसी का चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो ये ध्यान रखना, जय शाह जो भारत के हैं वो आईसीसी के चेयरमैन हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया था, एक सूर्य में कितनी पृथ्वी समा सकती हैं? तो 13 लाख पृथ्वी जो है वो एक सूर्य में समा सकती हैं, या फिर इसको 1.3 मिलियन कहेंगे। आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दिया था ना वो मिलियन में दिया गया था, ठीक है मेरे भाई। तो मिलियन का अर्थ होता है 1.3 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 13 मिलियन नहीं होगा, है ना। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ध्यान रखना। 13 लाख अगर पृथ्वी समाएंगी तो 1.3 मिलियन हो जाएगा। पॉइंट लगेगा बीच में, इसीलिए इसको मिलियन में दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए। तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य इतना विशाल है कि इसके अंदर लगभग 13 लाख 1.3 मिलियन पृथ्वी समा सकती हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 109
9 गुना के बराबर होता है। चलिए अगला, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में हमने बताया था। जब हम तानसेन का मकबरा आपको पढ़ा रहे थे, तब हमने मोहम्मद गौस का मकबरा भी आपको बताया था। तो ये ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में हजीरा नामक स्थान पर ये स्थित है। और इसी मकबरे, हम तो गए हैं यहाँ पर, इसी मकबरे के जो है बगल में आपको तानसेन का मकबरा भी छोटा सा देखने को मिल जाएगा। यहीं पर वो इमली का पेड़ लगा हुआ है, जिसकी पत्तियां लोग खाते हैं, कहते हैं कि इसी इमली की पत्तियां खा करके गला उनका इतना सुरीला हो गया था। हम भी भाई खा के आ गए थे इमली की पत्ती, ठीक है। तो ये ग्वालियर में स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो मोहम्मद गौस का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हजीरा क्षेत्र किले के पास में स्थित है। 16वीं सदी के इस सूफी संत और तानसेन के गुरु का मकबरा अपनी उत्कृष्ट मुगल कालीन वास्तुकला और जाली के काम के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका जो गेट है ना, वो गेट इसके पीछे है, ठीक है। और आपको फ्रंट से क्या दिखाई देता है? फ्रंट से ये मकबरा पूरा जाली जाली ऐसे लगी हुई है। इस तरह से इस मकबरे को बनाया गया है। मुगल कालीन पूरा आपको यहाँ पर मतलब कि आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। ग्वालियर पर्यटन और मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार इस ऐतिहासिक धरोहर की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। विशेषताएं देख लीजिए, हो सकता है विशेषताओं से प्रश्न पूछ लें। ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में सूफी संत शेख मोहम्मद गौस की याद में किया गया। कलाकारी, यह मकबरा अपनी जटिल पत्थर की नक्काशी, जाली के काम और आकर्षक गुंबदों के लिए जाना जाता है। तानसेन का मकबरा इसी परिसर में सम्राट अकबर के नवरत्नों में से शामिल महान संगीतकार तानसेन की समाधि भी स्थित है। जस्ट इनके बगल में ही बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखो 2025-26 का पूछा गया करंट का डेटा। 2025-26 में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो अपना ओडिशा है। ओडिशा ने बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया है। देखिए, तो ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह राज्य देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग 50% से अधिक योगदान देता है, ठीक है। अच्छा, ओडिशा ने एक खेल को गोद लिया है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा खेल है जिसको ओडिशा ने गोद लिया है? तो हम आपको बता देते हैं। ओडिशा ने हॉकी को गोद लिया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने कुश्ती को गोद लिया है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। गोद लेने का क्या अर्थ है? गोद लेने का अर्थ है कि हॉकी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, ज्यादा फोकस किया जाएगा, और हॉकी के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और उत्तर प्रदेश जो है कुश्ती वालों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ऐसे अगर सारे राज्य एक एक खेल ले लेना, तो ओलंपिक में हम लोगों को और भी अच्छे मेडल जो है वो मिल सके। लेकिन वही बात है ना कि बस ओडिशा ने ले लिया हॉकी, तो हॉकी में इस बार मेडल मिल गया था, है ना। यही सिस्टम है। चलो प्रमुख जिले देख लीजिए। तो इसमें कोरापुट, कालाहांडी, रायगढ़ और सुंदरगढ़, यहाँ पर आपको जो है बॉक्साइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। खदान कौन सी है? तो पंचपतमाली खदान जो है एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खदान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि भाई विजयनगर की जो राजधानी है ना, वो राजधानी विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य के कर्नाटक में स्थित है। इसे तुंगभद्रा नदी के तट पर बसाया गया था। विजयनगर साम्राज्य से राजधानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लीजिए। देखो, तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अभी से कह दे रहा हूं, स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है ना। ये किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अच्छा, स्टार से याद आया मेरे भाई, आज सुबह वाली वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया कि सर पेपर तो कब के बन गए, तुम जो है पेपर फेक पेपर बना रहे हो, ये कर रहे हो। अरे भैया, हम पेपर नहीं बना रहे भैया, एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं मेरे भाई। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो समझो, एग्जाम एनालिसिस अलग बात होती है, पेपर बनाना अलग बात होती है मेरे भाई। हम फेक पेपर नहीं बना रहे हैं। अरे हम कैसे पेपर बना लेंगे भैया? पेपर यस भी बनाता है, हम तो एनालिसिस करा रहे हैं। क्या कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र हम्पी को प्राचीन काल में पंपा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को किस सदन में लाया जा सकता है? पॉलिटी से एकमात्र यही प्रश्न आया था। तो लोकसभा में ही धन विधेयक को ला सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में, ये केवल की वजह से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया, केवल लोकसभा में ही लाते हैं। संसद के निचले सदन में ही लाया जा सकता है। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए, धन विधेयक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए, आगे बन सकता है प्रश्न। संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। धन विधेयक लेकर के आ रहे हो ना, तो राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेकर आओ, तभी लेकर आ सकते हो। इसे सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता होती है। प्रमाणन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगली किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गणेश उत्सव को शुरू करने में किसका योगदान था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है ये गणेश उत्सव शुरू किया गया था। इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। देखिए, तो सार्वजनिक गणेश उत्सव को एक भव्य और राष्ट्रीय स्तर के त्योहार के रूप में शुरू करने और लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। उन्होंने 1893 में इसे घरों से निकालकर सार्वजनिक रूप से मनाने की घोषणा की थी। आज आप मुंबई में देखते हैं बड़े बड़े गणेश भगवान की जो है मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, आप लोग भी स्थापित करते हैं। तो इसे न केवल महाराष्ट्र बल्कि बाहर तक फैलाने का काम भी किसके द्वारा किया गया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। मराठा और केसरी ये दोनों पत्र किसके हैं? इन्हीं के हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस की ओर चलते हैं। यहाँ पे जितने प्रश्न हमको जीके जीएस के मिले थे, हमने आपको एक आइडिया दे दिया है। साइंस में प्रश्न आया था, महिलाओं के माहवारी खत्म होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम इसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, यानी कि पीरियड आने उनके बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। आइए देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको मोनोपॉज कहते हैं। देखिए, तो महिलाओं में माहवारी मासिक धर्म हमेशा के लिए खत्म होने की प्रक्रिया को रजोनिवृत्ति या फिर मेनोपॉज कहा जाता है। यह आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच में होता है, जब अंडाशय ओवरीज अंडे बनाना बंद कर देते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। मेडिकल रूप से यदि किसी महिला को 12 महीने तक लगातार मासिक धर्म नहीं आता है, तो उसे रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कौन सी क्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है? तो जो रेडॉक्स अपक्रियाएं होती हैं उन रेडॉक्स अपक्रियाओं में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और बहुत अच्छे से टॉप 100 सीरीज में हमने आपको ये हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं, जो पढ़ते नहीं हैं नोट्स ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, फिर वो कमेंट करते हैं तुम्हारे नोट से कुछ नहीं आया। अरे भैया पढ़ोगे तब तो आएगा, है ना। अभी 2 कमेंट कल हमने आपको दिखाए थे, वो दीदी हैं वो पढ़ के गई थी, उन्होंने बताया कि सर आपकी जो टॉप 500 वाली जीके वाली थी एमपीजी के साइंस और हिंदी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले हैं ना, तो पढ़ के गई थी इसलिए वो कह रही हैं, और जो नहीं पढ़ के जाएगा वो यही कहेगा कुछ नहीं आया कुछ नहीं आया, ठीक है ना। और कुछ तो ऐसे टीचर है वो भी भेज देते हैं जाओ स्टूडेंट को जाओ उनके नीचे कमेंट कर दो जाकर वीडियो में कुछ नहीं आया कुछ नहीं आया, ठीक है। बाकी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कितना आया कितना नहीं आया, है ना। चलो अब हम बार बार प्रूफ नहीं दिखाएंगे, प्रूफ तो हम दिखा चुके हैं शुरुआत के दो वीडियो में बता चुके हैं। चलिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो माइकल फैराडे महोदय के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया गया था, ये भी हमने आपको कराया है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे ने 1831 में दिया था। उनके प्रयोगों के आधार पर ही फैराडे के नियम के मतलब इसको पूरा फैराडे के नियम के रूप में जाना जाता है। इसके तहत जब किसी चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बाद में इसको जेम्स क्लॉर्क ने जेम्स जो मैक्सवेल हैं इन्होंने गणितीय रूप दे दिया था। भाई मैक्सवेल का जो सिद्धांत आप जानते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, या मैक्सवेल का जो स्क्रू वाला सिद्धांत है, ये सिद्धांत बाद में मैक्सवेल ने दिया था, लेकिन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत मुख्य रूप से माइकल फैराडे ने दिया था और माइकल फैराडे आपके ऑप्शन में भी था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है ऐसा क्यों होता है? तो उच्च क्वथनांक की वजह से ऐसा होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का मुख्य कारण बढ़ा हुआ दबाव और उसे पानी का क्वथनांक का बढ़ जाना होता है, ठीक है ना। पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। दबाव का बढ़ना, जब आप प्रेशर कुकर को बंद करते हैं तो अंदर भाप जमा होने लगती है जिससे बर्तन का दबाव प्रेशर काफी बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। सामान्य खुले बर्तन में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, लेकिन कुकर में अधिक दबाव के कारण पानी का उबलने का जो टेम्परेचर होता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो, आंख वाला ये आपको कराया था कि नहीं कराया था? बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से समझा देते हैं। आंख में आने वाले प्रकाश पर कौन नियंत्रण करता है कि कितना प्रकाश आंख में जाना है कितना नहीं जाना है? इसका नियंत्रण कौन करेगा? तो इसका नियंत्रण पुतली या फिर प्यूपिल करती है। जब रेटिना वाला प्रश्न आया था कि भाई आंख में प्रवेश कहां पर करता है, प्रकाश कहां पर जाता है, तो उन्होंने बताया था रेटिना में प्रवेश करता है, ठीक है। वहीं पर आपको इसके बारे में हमने समझा दिया था। आइए फिर से देखते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा मुख्य रूप से प्यूपिल के द्वारा, प्यूपिल यानी कि पुतली के द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके आकार को परितारिका आइरिस छोटा या बड़ा करती है। अब आइरिस कैसे छोटा बड़ा करती है वो यहाँ पर दी गई है। तेज रोशनी में क्या होगा? जब रोशनी अगर तेज होगी तो क्या होगा? जो आइरिस है वो फैल जाएगी, जिससे पुतली प्यूपिल का आकार छोटा हो जाता है ताकि कम प्रकाश अंदर प्रवेश कर सके। देखो मान लो आप कहीं ऐसे शादी ब्याह में जा रहे हो, वहां पर बहुत सारी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं। अब बहुत ज्यादा प्रकाश अगर आपकी आंख में लगेगा तो चकाचौंध सी हो जाती है ना। तो उस ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो परितारिका होती है, जो आइरिस होती है ना, वो आइरिस फैल जाती है। आइरिस फैलने से जो प्यूपिल होता है ना वो प्यूपिल सिकुड़ जाता है, ठीक है। आइरिस फैली प्यूपिल सिकुड़ा, सिकुड़ने से क्या होता है? जो प्रकाश है वो बहुत कम प्रकाश जो है आंख के अंदर प्रवेश कर पाता है। तो यहाँ पर आइरिस ने कंट्रोल कर लिया, जितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए था केवल उतना ही प्रकाश जा रहा है। अच्छा दूसरा, कम रोशनी में क्या होता है? कम रोशनी में परितारिका जो होती है ना वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, जिससे पुतली का आकार बड़ा हो जाता है ताकि अधिक प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश कर सके। अभी सुबह भी आपको इसका एग्जांपल हमने दिया था कि जब मान लीजिए आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, खुले मतलब बाहर से आ रहे हैं और अचानक से आप कमरे में प्रवेश कर जाएं तो आप ये पाएंगे कि हमको कुछ देर के लिए 5 सेकंड के लिए कुछ दिखाई ही नहीं देता है ना, अंधेरा अंधेरा सा लगता है ना। ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारे आंख को इसका सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो उस समय में क्या होता है? जो परितारिका हमारी होती है ना, जो आइरिस होती है, वो सिकुड़ने लगती है, ठीक है। और जैसे ही वो सिकुड़ती है वैसे ही पुतली का आकार जो होता है, जो प्यूपिल होती है, उसका आकार बढ़ जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश जो है वो हमारी आंख में प्रवेश कर सके और हम जल्दी से जल्दी देख सकें, ठीक है। तो पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? तो पूरी तरह से कंट्रोल कौन करेगा? हमारी आंख को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा कौन? प्यूपिल, जिसे हम पुतली कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, ऊर्जा का स्थानांतरण आज सुबह ही पढ़ाया था और कल हमने इसको अपने उसमें भी कराया था, क्या कहते हैं, एनवायरमेंट वाली पीडीएफ में भी कराया था, है ना। जिन लोगों ने एनवायरमेंट की पीडीएफ पढ़ के गए होंगे वो बहुत अच्छे से इसको समझ के गए होंगे, ठीक है। सीधा रखा मिला है आज, ठीक है। कल मिला लेना कल वाली उससे पीडीएफ से। देखो 150 प्रश्न कल हमने एनवायरमेंट के करवाए थे, वहां से प्रश्न है ऊर्जा का स्थानांतरण का जो 10% नियम है वो आप आज पूछा गया था, क्या होता है? हमने आपको बताया था, पहले ही बताया था, एग्जांपल देकर बताया था कि मान लीजिए ये घास है, ठीक है, ये उत्पादक है। उत्पादक का मतलब जिसको जो है प्रथम उपभोक्ता खाएगा। इस घास को कौन खा रहा है? इस घास को बकरी खा रही है, ठीक है ना। बकरी ने इस घास को खाया, बकरी के अंदर ऊर्जा गई, फिर इसको खा लेगा कौन? शेर, शेर खा लेगा। अब शेर के अंदर जो ऊर्जा जाएगी ना वो 10% ही जाएगी। भाई बकरी की 10% मतलब घास की 10% ऊर्जा बकरी में जा रही है, बकरी की 10% ऊर्जा शेर में जाएगी, फिर शेर को अगर कोई खाता है उसकी 10% ऊर्जा, ऐसे पूरा ये क्रम चलता रहता है। ये लिंडमैन महोदय ने ये उदाहरण दिया था। देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण 10% नियम ये बताता है कि एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। शेष 90% ऊर्जा को भोग, श्वसन, पाचन, ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे अंदर 100% ऊर्जा है और हमको मान लो कोई खा ले, ठीक है, तो उसके अंदर केवल 10% ही ऊर्जा जाएगी मेरे भाई हमारी, ठीक है ना। पता चला कि एनालिसिस कराने वाला किसी ने शुक्ला सर को ही खा लिया, अब वो पूरा एनालिसिस नहीं करा पाएगा मेरे भाई, केवल 10% एनालिसिस करा पाएगा। हाँ बहुत सारे लोग यहाँ से कॉपी करके करा रहे हैं एनालिसिस, लेकिन वो हमारी तरह नहीं करा पाएंगे, 10% ही करा पाएंगे। वो यही करेंगे बस, आंसर लिख करके और आगे बढ़ जाएंगे, आंसर लिख करके आगे बढ़ जाएंगे, यही कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे भैया, ठीक है। 10% ही ले पाएंगे। चलो बाकी आप जानते हैं कौन कौन हूबहू 100% कॉपी कर रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है। चलिए
अभी क्लास चालू हो जाएगी 8:30 बजे लाइव क्लास, 299 नोट्स लीजिए भैया, ठीक है। इन नोट्स को कॉपी करके और 299 बेच रहे हैं। चलो फिर भाई, इस नियम को 1942 में वैज्ञानिक रेमंड लिंडमैन महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब चलो हम हिंदी की ओर चलते हैं। हिंदी में पूछा गया था 13-11 की यति वाला कौन सा अलंकार हो जाएगा जो 13-11 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला काल का एक प्रश्न क्या काल से आया था, है ना। उसके बाद छंद से एक प्रश्न आया था, अयोगवाह पूछा गया था, अंग और आहा ये अयोगवाह होते हैं। पर्यायवाची से प्रश्न आए थे और संधि में गुण स्वर संधि पूछा गया था। हमने आपको बताया गुण स्वर संधि की क्या पहचान होती है, एक मात्रा तो गुण, दो मात्रा तो वृद्धि।